जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एक दो लोग बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आज आल्दो मैंने आपसे कहा था कि आपके जो बाकी वो क्वेश्चन बैंक के इशू रहते हैं, एक तो आप अगर थोड़ा याद करें कि जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया हुआ है क्वेश्चन बैंक का। आप कोशिश करें कि आप सॉल्यूशंस को देखें, सॉल्यूशंस को पढ़ लें। इवन देन अगर आपको कोई क्योंकि कल मैंने देख रहा था कि ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज और 2 घंटे में भी सिर्फ मेरी ही एक्सरसाइज कवर नहीं हुई, और आप रिपीटेडली वो क्वेश्चन पूछ रहे थे जो ऑलरेडी उसी डिस्कशन में आ भी चुके थे, बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन। वो अगर 27 है तो एक ने अगर 27 पूछा है और कह दिया समझ आ गई है तो 37 भी पूछ रहा है, तो फिर समझ के आई है। तो बहुत सारा टाइम इस पे जो है ना वो लग जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आखिर पे जाके थोड़ा सा आपसे करता हूँ शेयर, लेकिन पहले हम अपने जो आज का लेक्चर है वो हम देख लेते हैं, एंड देन फिर जो भी डिस्कशन करनी होगी वो आप फिर मुझसे कर लीजिएगा। जी, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लीनियर प्रोग्रामिंग का, सॉरी इनइक्वालिटीज वगैरह बनाना, और इनइक्वालिटीज को किस तरह से ग्राफ करके और उसका फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस किस तरह से बनाया जा सकता है। होपफुली आपने ये सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे ये कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्या लाइनें लगा रहे हैं हम, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस बना रहे हैं, ये क्या चीजें हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। फर्ज करें आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका रूम है, आप अपने रूम में सेपरेट रहते हैं, और देन आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है। अंकल आ गए आपके घर में। अब आपकी मदर आपको कहती है कि जाओ बेटा, अंकल ने आपके कमरे में सोना है, ये लो चादर पकड़ो और तुम जाके उधर लाइक ड्राइंग रूम में जाके लेट जाओ। आप चादर पकड़ते हैं, ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। अब चादर जो है वो साइज में कम है, छोटी है। अच्छा, आप चादर बिछाते हो, छोटे साइज की है, तो आप एक साइड पे लेटते हो तो पता चलता है कि आपकी आधी टांगे जो है ना वो वैसी जमीन पे लग रही हैं। आप कहते हो वो तो ठंडी है, वो तो मैं उससे नहीं बर्दाश्त होती। फिर आप क्या करते हो, आप चादर बिछाते हो और आप देखते हो कि चादर ना एक साइड पे थोड़ी सी ज्यादा लेंथी है, हाँ, एक साइड पे छोटी है। तो आप क्या करते हो, अपने पाँव को ना उसी डायरेक्शन में ले जाते हो जिस डायरेक्शन में चादर जरा थोड़ी सी लंबी होती है, ताकि आप एडजस्ट हो जाए। इसे कहते हैं चादर देख के पांव फैलाना। इसे ही कहते हैं कि चादर देखो और देख के पांव फैलाओ। हाँ, इस साइड पे चादर जरा लंबी है और इस साइड पे जो हम पांव फैला लेते हैं। तो बिल्कुल 100% उर्दू में इसे ही चादर देख के पांव फैलाना कहते हैं। शायद आप हंस रहे हैं कि टीचर ने ये क्या एक्सप्लेनेशन दी, चादर देख के पांव फैलाएं, इसे कहते हैं। तो और किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। चादर देख के पांव फैलाने का मतलब होता है कि आप इंसान अपने अपने क्या अपनी हैसियत देख के खर्च करें। यही मतलब है ना, हैसियत देख के। हैसियत से क्या मुराद, कि उसके पास क्या अवेलेबल है उसके मुताबिक ही वो खर्च करने का डिसीजन करे। तो क्या आपके पास अवेलेबल क्या है, चादर नहीं है, तो आपने अपनी चादर को देखा है और फिर डिसीजन किया, अच्छा डिसीजन किया आपने कि अगर मैंने लेटना ही है, लेकिन सिर्फ अपनी थोड़ी सी मैं डायरेक्शन चेंज कर लूं, यानी कि आपने क्या किया, आपने अपने रिसोर्सेज में मैनेज कर लिया। ऐसा किया ना कि आपने अपने आप को उस रिसोर्सेज के तहत मैनेज कर लिया है और अब आप कंफर्टेबली यूज कर सकते हो। इसे ही कहते हैं चादर देख के पांव फैलाना। अब हो क्या रहा है, जो मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्रियां हैं, उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने आपकी बात की तो आपके पास एक रिसोर्स था, चादर, बस, और कुछ भी नहीं था। उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं। क्या रिसोर्सेज होते हैं उनके पास? कुछ चीजें अगर उन्होंने खरीदनी है तो उनके पास कुछ बजट लिमिटेड होता है, बेतहाशा पैसा तो नहीं होता। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात कर लूं जिस वक्त आपके सामने आ रही है, अ फैक्ट्री इज प्लानिंग टू बाय सम मशीन, उन्होंने मशीनें खरीदनी है टू प्रोड्यूस बॉक्सेस, हैज अ चॉइस, एंड 9.6 मिलियन बजटेड हैज बीन परचेज ऑफ मशीन। तो उनके पास पैसों का रिसोर्स रिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ उनके पास 9.6 मिलियन रुपीस है। ये फैक्ट्री का रिसोर्स है।
और भी हो सकते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो उनके पास अगर मेंटेन करना है, यानी कि उनकी देखभाल मशीनों की करनी है, वो भी उनके पास लिमिटेड सी टाइम है, मेंटेनेंस टाइम भी उनके पास है, तो ये भी उनका रिसोर्स है। क्या मेंटेनेंस ऑफ 60, उनके पास टोटल 400 घंटे अवेलेबल है पूरे उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो भी मजदूर उनके पास काम करते हैं। देन वो मशीनें रखने के लिए उनके पास जो जगह का रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट मीटर एरिया उनके पास अवेलेबल है, पैसे इतने अवेलेबल है। ये हैं कंपनी के रिसोर्सेस। अब उन्होंने डिसीजन करना है, कोई पांव फैलाना है, क्या डिसीजन करना है? मशीनें खरीदनी है। कहता जी खरीद रहे हैं, और भाई पैसे भी लगते हैं ना, कितने पैसे हैं? 9.6। ठीक है, जितनी मर्जी ले आए, चाहे आपके पास पैसे जितने मर्जी हो, लेकिन मशीनों की देखभाल करने के लिए टाइम चाहिए। टाइम 400 घंटे है, बस इससे ज्यादा नहीं। इतनी की मशीनें ना खरीद लेना कि आपके पास उनको मेंटेन करने के लिए टाइम ही ना हो। अच्छा चलो ठीक है, और तो कुछ नहीं है, बड़ी मशीनें आ गई तो जगह नहीं है। ये 3 चीजें हैं, ये 3 रिसोर्सेज हैं। और अब फैक्ट्री ने इन तीनों रिसोर्सेज को देखना है, एक नहीं तीनों। बजट के ऊपर भी नजर रखनी है, लेबर के ऊपर भी, टाइम के ऊपर भी नजर रखनी है, और एट द सेम टाइम जगह के ऊपर भी नजर रखनी है। और फिर अपना डिसीजन करना है पांव फैलाने का, मतलब कितनी मशीनें खरीदें कि बजट से भी एक्सीड ना करे, लेबर आवर से भी एक्सीड ना करे, एरिया से भी मशीनें रखनी है जहां पर उससे भी वो जगह कम ना पड़े। तो डिसीजन करना है कि कितनी मशीनें खरीदी जाएं। इस तरह के प्रॉब्लम हर जगह आते हैं। आपके घर में, आपके घरों में लाइक बिजली चले जाती है, फिर शायद कभी गैस चले गई, कभी पानी चले जाता है, ठीक है ना। आपकी वालदा जो हैं उन्होंने काम करना है, वो कहते हैं अच्छा चले 8 बजे मैं उठ के जो है वो मैं मशीन लगा लूंगी। पता चलता है कि 8 से 10 तो बिजली जाती है। वो मैनेज नहीं करती। मैं कहा जी क्या, मैंने तो डिसाइड किया था 8 से 10, अब लाइट नहीं है, चले बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे आपकी खाला के साथ लगा ली, इधर उधर की बातें की। अच्छा जी चलो जी, अब वो लाइट तो आ गई, लेकिन जाहिर है कि आपके फादर के लिए खाना बनाना था, तो डिसाइड किया कि चले आप खाना बना लेते हैं। गैस चले गई। जिस वक्त उन्होंने खाना बनाना था उन्होंने फिर बैठ गई, खाला से मजीद बातें की। हाँ, इसके बाद कहा कि ठीक है जी अब जरा आ गया, गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई है, अब पानी डालेंगे, और पानी चले गया। तो शाम तक तो ऐसे ही रहा। तो क्यों नहीं मैनेज कर लिया? जब बिजली जाती है तो खाना बना लें, है, जब गैस चली जाएगी बिजली आ जाएगी तो कपड़े वॉशिंग मशीन लगा लें, पानी जब आएगा टाइम करके सेव कर लें। ऐसे करते हैं ना, मैं तो ऐसे ही आपको कर रहा हूं, अगर ऐसा वाइज तो नहीं, ऑलमोस्ट सब मदर्स, सब आपकी जो मदर फादर हैं वो यही कर रहे हैं। क्या मैनेज कर रहे हैं, इसे मैनेज करना कहते हैं। कॉलेज में आ जाते हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट्स, अब आजकल तो बहाल नहीं आ रहे, लेकिन जो 2 स्टूडियो दिए हुए हमें जहां पर हम आपकी लेक्चरिंग करते हैं, तो ये अगर मैडम मैनेज ना करे तो पता ही नहीं चले किसने कहां क्लास पढ़ानी है। बड़ा मैनेज किया होता है। रोजाना जब हम आते हैं तो हमें कहा जाता है जी आप 5 मिनट वेट करेंगे, आप इधर, चूंकि 2 स्टूडियोज इनके पास हैं जहां पर ये सारा इक्विपमेंट, मल्टीमीडिया और बाकी ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने सेटअप किया हुआ है, और उसी 2 रूम्स के साथ पूरे कॉलेज की क्लासेज ये चला रहे हैं। एफएससी भी चल रही है, और सीनियर्स भी आपके पढ़ रहे हैं, सीए के जूनियर्स भी पढ़ रहे हैं, नई क्लासेस भी हैं। सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर लिया। आपको सिखाना है मैथमेटिकली कैसे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें आधे से ज्यादा काम आपने कर लिया है। आप कहेंगे कहां किया हमने? आपने तो अभी नाम ही अभी इस चैप्टर का लिया है। उसमें आपको इनइक्वालिटीज बनानी पड़ेंगी, तो आपको मैंने सिखा दी। वहां इनइक्वालिटीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी सिखा दी। आप समझ लें ये चादर हो गई, हाँ ये है, बस पांव फैलाने वाले रह गए। तो ये चादर बनी हुई है, रिसोर्सेज बने हुए हैं, बस पांव फैलाना है इसके ऊपर। हाँ बस पांव फैलाना रह गया कि किस डायरेक्शन पर आपने पांव फैलाने हैं ताकि आपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। तो आपके फिर सारे काम तो ऑलमोस्ट हो नहीं गए, सिर्फ वो क्या अभी आपने बस बैठ गए पांव फैलाना और कहना काम हो गया। यस, लीनियर प्रोग्रामिंग। Many management decisions involve try to make the most effective use of organization resources. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं
उनका इफेक्टिव यूज करना, ये हर कोई जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उनका ज़ाहिर यही कंसर्न होगा। आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, वो यही चीजें मैनेज करते हैं कि जी आपकी फीस कैसे जाएगी, बिजली का बिल कैसे मैनेज होगा, ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो आप कहते हैं ना उन्हीं में गुजारा करना, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने घरों में यही डिसीजन करता है। रिसोर्सेज से क्या मुराद है? रिसोर्सेज से मुराद है कि अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो उसके पास मशीनरी कितनी है, लेबर कितनी है, काम करने वाले मजदूर कितने हैं, कितने पैसे हैं उनके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कितना टाइम है। होता है ना, गवर्नमेंट कहती है जी आपने 8 बजे बंद कर देनी है, उनके ऊपर ये भी रिसोर्स है जी 8 बजे के बाद चाहे मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजली का बिल दे सकता हूं, लेकिन आप 8 बजे के बाद अपने फैक्ट्री नहीं खोल सकते आप। तो ये भी तो फिर आपके ऊपर रिसोर्स रह गया ना। वेयर हाउस स्पेस कि जी चीजें मैं जितनी मर्जी बना लूं, जहां रखने का है जगह नहीं होगी आपके पास, ये भी रिसोर्स है। रॉ मटेरियल, तो ये सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। These resources may be used to produce products। क्या करने हैं रिसोर्सेज को? देखिए हम भी कॉलेज के रिसोर्सेज, अगर टीचर्स हैं, उनका स्टूडियो है, टाइम है, और क्या वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे स्टूडेंट्स, आप लोग, ये हमारी आप लोग हमारी प्रोडक्ट हो। तो क्या हमने ये नहीं चाहिए कि टीचर्स जो हैं, जो आपको टीच कर रहे हैं, वो इन रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज करें ताकि आपके पास मोर एक्यूरेट आपको टीच किया जा सके और आप एक अच्छी प्रोडक्ट के तौर पे आए, यानी कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ज़ाहिर है सबका ये कंसर्न होगा। तो वहां पर क्या प्रोड्यूस किया जाता है? फूड, फर्नीचर, स्टूडेंट्स, अगर मैं सर्विसेज की बात कर दूं, आर्ट सर्विसेज सच एज स्केड्यूलिंग फॉर शिपिंग, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मतलब क्या कि जितने भी कोई मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, वो अपने अपने रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल होंगे लिमिटेड, उनको यूज करना है, और यूज करने के बाद उन्होंने डिसीजन करना है ताकि अपने वो रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकें। और ऐसा काम करने जो मैथमेटिकल टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल टेक्निक डिजाइन टू हेल्प मैनेज इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटिव टू रिसोर्स एलोकेशन। कितना रिसोर्स लगाना है, किसको सारा काम। देखिए ना, मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, सब रूटीन में ऐसा ही होता है। लाइक ये क्या कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, घर बना रहा है, वो किस चीज के पैसे लेता है? वो रिसोर्स मैनेजमेंट के लेता है कि जी मेरा मजदूर वेला ना बैठे, मिस्त्री वेला ना बैठे। वो उसको कहेंगे अच्छा तुमने ये काम करना है, अब तुमने ये करना है, इतनी देर में ये मजदूर ईंटों को पानी लगा देगा, ये मजदूर ईंटें उसके पास रख देगा, मिस्त्री साहब उधर से फारग होंगे और लगाना स्टार्ट कर देंगे ताकि उसका टाइम ना, उसने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन करना। जब वो नीचे क्या वो लेंटर पड़ जाएगा, तो लेंटर के नीचे तो और कोई काम नहीं हो सकता, चले मैं उतनी देर में बाहर की चार दीवारी बनवा दूंगा। हाँ, तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। इसी तरह से वो जो दर्जी साहब होते हैं, उनको भी आप अगर अपना कपड़ा देकर आते हैं सूट सिलवाने के लिए, तो वो देखता है कि अच्छा इसको ऐसे कटाई करूंगा तो ये सूट बन जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक आदमी गया, उसने अपने एक वो दर्जी साहब को, टेलर मास्टर साहब को दिया कि ये भाई मेरा सूट सी दो, तो उसने कोई मेजरमेंट की, कहता नहीं भी आपका सूट नहीं बन सकता। कहता नहीं बन सकता, कहता हाँ जी। अच्छा जी, तो मास्टर के पास वही कपड़ा उठा के ले गया, तो उसे मेरा सूट जरा देखो बन जाएगा। वो उसका साइज लेता है और सूट का साइज लेता है, कहता जी बन जाएगा। बड़ा हैरान हुआ कि पिछला दर्जी तो कह रहा था नहीं बनेगा, ये दर्जी कहता बन, कहता अच्छा चलो भाई बना दो फिर। उसने खैर वो उसको सूट दे दिया। अब उसने कहा कि मैं अपने पहले दर्जी को तो जाके कहूं कि क्यों तुमने कहा था सूट नहीं बनेगा, ये देखो मैंने सूट तो बना लिया है, वो मैंने पहन भी लिया। तो उस पहले दर्जी के पास जाता, कहता भाई तुमने तो मेरे सूट को डिनाई कर दिया था कि ये ऐसा नहीं है, तो अब क्या हो गया? कहता जी आपका सूट में से एक और सूट निकलना था, उसका बच्चा छोटा था तो उसका सूट बन गया और आपका एडवाइस किए जा रहे हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रॉब्लम है?
मैंने एक का माइक ऑन किया है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मेरे तक शायद आवाज ही नहीं आ रही। जी, क्या प्रॉब्लम है? आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, बहुत आवाज ख़राब आवाज़ आ रही है, बल्कि समझ भी नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कब दरमियान से? में बिल्कुल कटी जा रही है आवाज़। कब से? अब आवाज ठीक आ रही है? मैंने तो इधर भी तो जी, आपका मैंने माइक ऑन किया, आप बताओ आवाज आ रही है मेरी ठीक आपको? यस सर, अब बेहतर है पहले से। बेहतर है या बिल्कुल क्लियर है? सर ठीक है अब ठीक है। चले, वो एक्चुअली ना नेट का थोड़ा सा स्पीड का इशू होता है, समटाइम लोड जब बढ़ता है ना तो फिर शायद ब्रेक जी जी आती है। सर। चले ठीक है, अगर आप अब ठीक है आवाज आपको? हाँ जी सर। चलें, दैट्स फाइन, ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली मैं इन शॉर्ट करता हूँ, वो कह रहा है कि अब ठीक है। हाँ, मेरा ख्याल ठीक है, वो सारे बच्चे अब ठीक है। ओके फाइन। हाँ, मुझे पानी बस पिला और बाद में चाहिए। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल ये लटकती है ना जब, तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है, या तो इसको हम ऐसे करके कर दें ताकि इसके ऊपर लोड ना आए। हाँ, पानी डालते हैं ना। अच्छा चलो, हम फिर उसको फिलहाल ऐसे रख लें। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है। अब मुझे आप पानी पिला दे और चाय। जी, तो एक्चुअली डिसीजन ये मैंने किया था, जो डिस्कशन थी कि बहुत ज़्यादा अब नहीं इस पर हम करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। क्या करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स। अब रिसोर्स किसे कह रहे हैं? कोई फैक्ट्री है, उन्हें प्रोडक्शन करनी है तो वो मशीनों से करते हैं, या लेबर, उनके पास मजदूर है काम करने के लिए। पैसे की लिमिटेशन है, फैक्ट्री वाले के पास बेतहाशा पैसा नहीं है। टाइम है, टाइम से क्या मुराद है? लाइक 8 बजे गवर्नमेंट ने कह दिया जी आपने फैक्ट्रियां बंद कर देनी है। आल्दो वो तो चाहते हैं कि रात को भी चले ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर दें, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं जी 8 बजे के बाद बिजली नहीं है। वेयर हाउस का जो टाइम है, स्पेस है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है, स्पेस का भी इशू आ रहा है। ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज यूज करते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन करती है, चीजें बनाती है। कॉलेज के भी रिसोर्सेज हैं। कॉलेज के रिसोर्सेज हैं स्टूडियो स्पेस, जगह जहां पर हम खड़े लेक्चर कर रहे हैं। कॉलेज के रिसोर्सेज हैं बोर्ड, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। टीचर्स, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, मैंने उनको कह दिया कि आप इस वक्त मेरा टाइम करें, देन अकॉर्डिंगली जो मैम है वो मैनेज करती है टीचर्स के रिसोर्सेज को, कि ये टीचर इतने बजे आ सकते हैं, ये इन टीचर के साथ ये लिमिटेशन है, इस वक्त ये रूम खाली है, तो सारा डिसीजन करती है ताकि वो स्केजुअल के साथ सारी की सारी क्लासें जो हैं वो प्रॉपरली हो सकें। ये है मैनेजमेंट डिसीजन। तो इसी चीज को अगर आप मैथमेटिकली करेंगे, और आपके सामने हम देखें आप करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल टेक्निक डिजाइंड टू हेल्प मैनेजर, किसके लिए? इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट टू रिसोर्स एलोकेशन, किसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है। घर में
खाना बनाओ ना तो मदर रिसोर्स एलोकेशन करती है, हाँ तुम इतने चावल ले लो, तुम रोटी मिलेगी, तुम्हें सालन मिलेगा, मीठा इतना मिलेगा, इसे फल मिलेगा, ये 10 रिसोर्स एलोकेशन हो गई। बच्चे लड़ते हैं, मैंने भी खेलना है, मैंने भी खेलना है, खिलौने हैं, एलोकेट हो जाते हैं कि अच्छा जी आप ये कर लो, आप इतनी देर में ये कर लो, आप ये खेल। तो हर जगह ये चल रहा है, ठीक है ना, कि अपने रिसोर्सेज को देखते हुए बेस्ट डिसीजन करना। अब मैथमेटिकली कैसे हमने इन प्रॉब्लम्स को जो है वो करना है। अब जो पहला जो आपके पास आ रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, अ प्रॉब्लम सीक टू मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन सम क्वांटिटी। जरूर ऐसा ही होगा कि हम किसी चीज को अपने प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज किया करेंगे या मिनिमाइज। और अगर वो प्रॉफिट वगैरह की बात करेगा तो हम जाहिर ख्वाहिश होगी जी ऐसा डिसीजन करें कि इससे जो चीजें बनाएं तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब मिनिमाइजेशन क्या है, कॉस्ट की बात अगर होगी, कॉस्ट की करना कंसर्न होगा कि जी कॉस्ट की बात हो रही है तो ये तो मिनिमम होना चाहिए। अच्छा नोट करें कि दोनों सेम टाइम नहीं होंगे। आप कहें जी कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम में ऐसी रिसोर्स एलोकेशन करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए, तो ये इस टॉपिक का प्रॉब्लम नहीं है, वो गोल प्रोग्रामिंग तो एक और इसका आ जाता है, तो वो गोल प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है जो कि हम अपने मैथ्स के स्टैट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, गोल प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग है जिसमें एट ए टाइम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा, दो नहीं होंगे। या तो वो किसी जैसे कोई प्रोडक्शन हो गई, प्रॉफिट हो गया, उसकी मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, और जब वो कॉस्ट वगैरह की बात करेगा तो फिर हम जाहिर है कि हम मिनिमाइजेशन करेंगे। तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट होगी। देन लीनियर प्रोग्रामिंग मस्ट रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट्स। ये ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जितने मर्जी आप जो मर्जी बना लें, तो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स होंगे। क्या करेगा, दैट लिमिट द डिग्री टू विच वी कैन परस्यू आवर प्रोजेक्ट। तो आपने वही बात, रिस्ट्रिक्शन होंगी। जैसे मैंने आपको बात कही थी कि आप चादर देख के पांव फैलाते हैं, आप चादर देख के डिसीजन करते हैं किस साइड पर पांव फैलाएंगे तो आपके पांव चादर पे पूरे आए। मतलब क्या इसका, कि आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए डिसाइड करते हो कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं अगर इस साइड पे काम करूंगा तो देन मैं अपने रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। दैट लिमिट द डिग्री टू विच वी कैन परस्यू आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वाला, और क्या कोई आपके ऊपर कंडीशन भी है, यस रिस्ट्रिक्शन भी है, रिसोर्सेज की लिमिट्स होंगी। देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा ये मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको, लेकिन मैं चाहता हूं मैं डायरेक्ट आपको एक प्रॉब्लम समझाऊं और फिर वापस आके ये पढ़ूं तो चीजें समझ आ रही होंगी कि ये कहने की क्या कोशिश की जा रही है। कंपोनेंट्स ऑफ एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी, 3 कंपोनेंट्स होंगे इसमें। पहले मैंने प्रॉब्लम बनाना है, डिजाइन करना है, फिर मैं देखेंगे कि उसका मैं आंसर भी करूंगा, उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। जैसे आप लोग इक्वेशन बनाते हो पहले, बाद में क्या करते हो, सॉल्व। मैं पहले प्रॉब्लम बनाऊंगा, और एलपी प्रॉब्लम बनाने के लिए मुझे ये 3 काम करने पड़ेंगे। डिसीजन वेरिएबल ढूंढना होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, और फिर आखिर में पूछूंगा कि क्या कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, क्या कोई लिमिटेशंस तो नहीं है, रिसोर्सेज के ऊपर कोई कंडीशन तो नहीं लगानी है आपने, ताकि मैं फिर डिसीजन कर सकूं। तो ये 3 चीजें आप अपने प्रॉब्लम में ढूंढा करेंगे। एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम, ठीक, और उसमें से ये 3 चीजें मैंने ढूंढनी है, और मैं कहूंगा प्रॉब्लम डिजाइन हो गया। द फ्लेयर फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूसेस टेबल्स एंड चेयर्स। क्योंकि बातें हमने करनी है, कोई कंपनी, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, ये टेबल और चेयर 2 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स इन कारपेंट्री डिपार्टमेंट एंड इन द पेंटिंग डिपार्टमेंट। उसने एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, कहता है जो टेबल और चेयर बनेगी वो 2 डिपार्टमेंट में तैयार होती हैं। पहले इसके ऊपर कारपेंट्री वर्क होता है, बड़ा ही इसको बना देता है, लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाता है। देन फिर वह स्ट्रक्चर बन जाता है तो कहता जी फिर ये दूसरा डिपार्टमेंट जो कि पेंटिंग डिपार्टमेंट है, कहता ये फिर जो टेबल और चेयर उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, और वहां पर जाके उनके ऊपर पेंट वगैरह जो है वो कर दिया जाता है। अब बेसिक डेटा दिया जा रहा है, ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री। एक टेबल जो है
वो 4 घंटे में वो उसका स्ट्रक्चर बनता है, एंड 2 आवर्स इन द पेंटिंग, और एक टेबल के ऊपर 2 घंटे लगते हैं तो उसके ऊपर पेंट हो जाता है। ईच चेयर टेक्स 3 आवर्स ऑफ कारपेंट्री एंड 1 आवर्स इन पेंटिंग। चेयर जो है वो 3 घंटे में स्ट्रक्चर बनता है, 1 घंटे में पेंट हो जाता है। ये बेसिक डेटा आपको दे रहा है। ड्यूरिंग द करंट प्रोडक्शन पीरियड 240 आवर्स ऑफ कारपेंट्री टाइम आर अवेलेबल। ये रिसोर्सेज हो गए कि इस वक्त उनके पास टोटल 240 घंटे जो हैं वो कारपेंट्री डिपार्टमेंट में अवेलेबल। वो कैसे? वहां मजदूर होंगे, मिस्त्री होंगे, तरखान होंगे, 8 घंटे काम कर रहे होंगे, हाँ इतने तरखान है, तो 240 घंटे उनके पास अवेलेबल है। 100 आवर्स इन द पेंटिंग डिपार्टमेंट, 10 वहां पर उन्होंने पेंटर रखे हुए, पेंट करने वाले, वो रोजाना 10 घंटे काम करते हैं, तो उनके पास 100 घंटे जो है वो पेंटिंग डिपार्टमेंट। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बात हो गई। ईच टेबल सोल्ड यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ $7। एक टेबल बना के बेच देते हैं तो उन्हें $7 का प्रॉफिट होता है। ईच टेबल प्रोड्यूस सोल्ड फॉर $5, चेयर बेचने से $5 का प्रॉफिट होता है। उनके पास 240 घंटे अवेलेबल है कारपेंट्री डिपार्टमेंट में, 100 आवर्स अवेलेबल है पेंटिंग डिपार्टमेंट में। टेबल बनाने में 4 घंटे लगते हैं कारपेंट्री, 2 घंटे लगते हैं पेंटिंग के। टेबल बना के फरोख्त करते हैं तो प्रॉफिट आता है $7 का, चेयर का प्रॉफिट 5 का। तो फिर टेबल ही बनाए, लेकिन टेबल रिसोर्सेज ज्यादा ले रहा है, 4 घंटे 2 घंटे। चेयर रिसोर्सेज कम ले रही है, 3 घंटा 1 घंटे। प्रॉफिट अगर कम ले रही है $2, तो रिसोर्सेज भी तो कम ले रही है ना। यस, ये नहीं हम फौरन कह सकते जी टेबल ही बनाए चेयर रहने दें, तो ये तो देखना पड़ेगा। फ्लेयर फर्नीचर कंपनी प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या कितना कितना बनाए ऑफ किसका, टेबल एंड चेयर। किस लिए? टू मैन्युफैक्चर, क्यों? इन ऑर्डर टू रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट। कहता डेवलप द एलपी प्रॉब्लम, जो मैंने कहा था 3 कंपोनेंट, एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। कहता फिर इसका आंसर भी करें, आंसर भी करें कि बताएं उस कंपनी को कि भाई आप 30 टेबल या 40 टेबल बना लो, इतने तुम चेयर बना लो, देन तुम रिसोर्सेज के अंदर भी रहोगे, यानी कि अपनी चादर के अंदर भी रहोगे। क्या क्या रिसोर्सेज हैं? 2 हैं फिलहाल, कि कारपेंट्री घंटे आपके पास 240 घंटे कारपेंट्री डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, 100 आवर्स पेंटिंग डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। इसके अंदर भी रहोगे और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकोगे अगर आप, जो आंसर करना है, अगर इतने टेबल और इतने चेयर जो है वो इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक, ये अब फुल फ्लेज प्रॉब्लम है और आपके एग्जाम में आया हुआ पास्ट पेपर में। उस वक्त में हल ये पूछा उसने, अलमुत्ता सिर्फ एक पार्ट था उसमें, लेकिन मैंने चूंकि आपको समझाना है तो मैंने इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो कि डिपेंड करता क्या है। तो आप वही, यही प्रॉब्लम है, मैंने जरा ना इन शॉर्ट समरी करके ना लिख दिया, ये वही सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख ली है। ईच टेबल सॉल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 7, ईच चेयर प्रोड्यूस अ प्रॉफिट ऑफ 5 और एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहला काम आपने 3 काम करने हैं। कौन कौन से? डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट। ये 3 बताए थे ना मैंने कि आप अपना प्रॉब्लम जब बनाना है, डिजाइन करना है, तो आपने इस पैटर्न से चलना है। डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट। सब प्रॉब्लम में तो नहीं, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम में अगर अपना सारा डेटा पढ़ के आप एक छोटे से टेबल में लिख लेंगे ना, जो कि मैंने बनाया हुआ है, तो फिर ये तीनों स्टेप करने बड़े आसान है। यानी कि डेटा ही लिखना ना, इसमें आपने क्वेश्चन से, जैसे होता है ना, आपको ये कहा जाता है जी मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आए तो पहले साइड पर जो क्वेश्चन में ना हम लिख लेते हैं लेट एक्स, अच्छा जी ये बताना है, ये करना है, तो हम पहले डेटा साइड पे करते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर आप ये टेबल बना लोगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा ये तीनों स्टेप करने जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपने अपने प्रॉब्लम को ना एंड से पढ़ना है। एंड से क्या क्या मुराद है इसकी? आपको पहले, सबसे पहले ये देखना है कि वो किसके मुतल्लक आपको कह रहा है, क्या फाइंड करना है। तो यहां हो सकता है ये दरमियान में भी कहीं आ जाए, लेकिन यहां पर मुझे जो चीज नजर आई वो ये पूछा जा रहा है, फ्लेयर फर्नीचर प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल एंड चेयर इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो कंपनी है कितने टेबल एंड हाउ मेनी चेयर्स प्रोड्यूस करे। आपने कोशिश करनी है
कि जब आप ये प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ते हो, कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, तो उसमें कहा जाता है आप ये चीजें जरा अंडरलाइन कर लो, तो आपने ढूंढना है एट द एंड कि आपको वो क्या कह रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि कितने टेबल और चेयर बनवाएं। ठीक, टेबल जब आपने मैन्युफैक्चर करना है तो आपने इसको कॉलम में लिख देना है। एक को एक्स लिख दें टेबल, एक को वाई लिख दें चेयर। अब चूंकि आपने अपना पेपर प्रेजेंट नहीं करना, तो ये आपको अलग तौर पर लिखने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम सेव करें। वैसे एक्स से क्या मराद है? नंबर ऑफ टेबल टू प्रोड्यूस्ड, इसे एक्स कह दिया जैसे अननोन वेरिएबल होता है, और नंबर ऑफ चेयर टू प्रोड्यूस, यानी कि आपने एक्स वाई का आंसर देना है। आप कहेंगे इक्वेशन ना बना लें, अगर बनती होगी तो इक्वेशन बना लेंगे, नहीं बनेगी तो फिर ठीक है, देखना पड़ेगा। बहरहाल आपके जो डिसीजन वेरिएबल है मोस्टली दो होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मोस्टली दो होंगे, उसको आपने अपने टेबल के कॉलम में लिख लेना है। लिख लिया? आप कहते हैं एक्स का मतलब है हाउ मेनी टेबल टू प्रोड्यूस, और वाई का मतलब है हाउ मेनी चेयर टू प्रोड्यूस। ठीक, इसके बाद आपने लाइन लगा के, फिलहाल ये जगह नहीं आपने फिल करनी, एंड पर आ जाना है, और यहां पर आपने अब ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है, यहां पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम का कोई वर्ड मिलेगा, मिल तो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और अब आपने क्या करना है कि अपने टेबल पे यहां पर आपने लिख लेना है कि जी हमने मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। क्या करना? पहला काम, अपने अपने डिसीजन वेरिएबल किसके लिए डिसाइड कर, वो पूछ रहा है हाउ मेनी टेबल एंड चेयर टू प्रोड्यूस, वो आपने कॉलम में लिख लिया। और फिर आपने ढूंढना है कि जी क्या करें। उसमें लिखा गया था इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपने कहना हमने मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। और उसके बाद यहां पर आपने लिखना है कि ये जो टेबल है इसका एक यूनिट कितना प्रॉफिट देता है, जरूर मेंशन होगा। इस जो चेयर है, इस एक चेयर कितना प्रॉफिट दे रही है, ये भी मेंशन होगा। तो वहां पर आप अगर नोट करें तो यहां पर लिखा गया था ईच टेबल सोल्ड प्रॉफिट 7, ईच चेयर सोल्ड प्रॉफिट 5। अच्छा, यहां से भी आपको आइडिया हो रहा कि जी ये तो फिर डिसीजन वेरिएबल के मतलब हमें एक एक आइटम की बात है। तो फिलहाल आपने उसे कॉलम में लिख लेना है, और बिल्कुल एंड पे जाके आपने उसको उसके पर यूनिट प्रॉफिट लिख लेना। अगर ये कॉस्ट होता तो मैंने कहना था पर यूनिट कॉस्ट यहां लिख ले। ये दो चीजें आपने कंप्लीट कर ली। अब आपने इनसाइड द बॉडी ऑफ द टेबल ये वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। अब आप रूटीन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक्चुअली आपकी लिमिटेशंस कंस्ट्रेंट आते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। स्टेटमेंट आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री। ये सिर्फ टेबल का जिक्र हो रहा है, और टेबल किधर है? कॉलम में। ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री। आपने कहना जी एक तो कारपेंट्री का जिक्र हो गया, फौरन अपने टेबल के साथ ही लिख लिया का जी कारपेंट्री, ठीक, और उसके आगे लिख दिया 4 आवर्स। आप देखते हैं कोई और का भी जिक्र है, ये अभी टेबल का जिक्र हो रहा है। 2 आवर्स इन पेंटिंग, आपने कहना जी एक पेंटिंग 2 आवर्स, पेंटिंग और 2 आवर्स, है ना। शॉर्ट वर्ड्स में आप लिखते जा रहे हो। पहले डिसीजन वेरिएबल लिख लिया, फिर वो पढ़ना स्टार्ट किया, टेबल की ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हो सकता है वो टेबल और फिर चेयर की भी साथ ही दे दे, लेकिन इस वक्त वो टेबल की दी जा रही थी। कारपेंट्री का टाइम वो भी लिख दिया, फिर पेंटिंग का आगे लिख दिया, वो भी एक साइड पर मैंने लिख दिया पेंटिंग। तो एक शॉर्ट वर्ड्स में मैंने अपना टेबल बनाया। इसके बाद शायद और इसमें कोई नहीं है। अब जरा चेयर का जिक्र स्टार्ट हो गया। ईच चेयर, एक चेयर, 3 आवर्स इन कारपेंट्री, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ ना कारपेंट्री 3 आवर्स। देन और देख लें 1 आवर इन पेंटिंग और 1 आवर इन पेंटिंग, ये लिख लिया। इसके बाद आपको कोई और तीसरा इंफॉर्मेशन नजर नहीं आई कि पैकिंग डिपार्टमेंट में जाता है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएं, ठीक, इसके बाद आपने जरूर देखना है इसके एंड कॉलम के तौर पे कि टोटल कारपेंट्री टाइम कितना उसने आपको बताया हुआ है। तो वो वहां पर मेंशन है कि टोटल जो उनके पास टाइम अवेलेबल है टोटल, वो 240 आवर्स कारपेंट्री है, वो इस साइड पर लिख लें। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है पेंटिंग का, उसमें टोटल 100 आवर्स अवेलेबल है। ये टेबल बन जाएगा, तो इस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास 2 डिसीजन वेरिएबल होंगे और 2 ही आपके पास कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। लिमिटेशन क्या ले, या रिसोर्सेज जिनकी आपने टेक केयर करनी है।
यहाँ स्पेस का कोई मसला नहीं है, रॉ मटेरियल का कोई मसला नहीं है, पैकिंग का कोई मसला नहीं है। सिर्फ दो चीजें आपने टेक केयर करनी है। कारपेंट्री टाइम आपके पास 240 घंटे है, पेंटिंग टाइम आपके पास 100 घंटा है, बस इसकी आपने टेक केयर करनी है। अब क्यों मैंने कहा था ये टेबल बना लें, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना कितना आसान है। अब एक टेबल आपको $7 का प्रॉफिट देता है, दो टेबल आपको 7 into $2 का प्रॉफिट देंगे, 7 into $3, और मैंने कितने टेबल बनाने यही तो बताना है। तो फिर क्या करें, तो हम कहेंगे कि टेबल से कितना प्रॉफिट अर्न होगा टेबल मैन्युफैक्चर करके, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। आप कहेंगे एक टेबल का $7 प्रॉफिट और एक्स टेबल का जो कि बताना है, तो ये तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा टेबल से। प्रॉफिट मिलेगा चेयर से, प्लस एक चेयर $5, वाई चेयर 5 into y, ये बन जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, टेबल बना होगा ना फौरन, इनको मल्टीप्लाई कर लें, टोटल प्रॉफिट। क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ये कंसर्न था ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सच दैट मैक्सिमाइज करना है 7x + 5y, और हमारी क्या रूटीन होती है कि हम ना टोटल को z लिख देते हैं, एक जरा स्टैंडर्ड सी यूनिट, नॉट स्टैंडर्ड वेरी आपका वो उधर वाला स्टैट्स वाला, हाँ कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन एक रूटीन है। मैथ्स वाले कहते हैं ये z है, ये टोटल है, टोटल। अगर ये कॉस्ट होती तो टोटल कॉस्ट z, और अगर ये प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट, और या ये अगर प्रोडक्शन है तो टोटल प्रोडक्शन। तो इस वक्त मैक्सिमाइज करना कंसर्न था, क्योंकि उसने लिखा गया था कि मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। तो दो स्टेप हो गए, आपका डिसीजन भी बन गया, आपका ऑब्जेक्टिव। अब जरा कंस्ट्रेंट में आ जाए। अब कंस्ट्रेंट ये कहता है कि अगर आप एक टेबल बनाओगे तो 4 घंटे कारपेंट्री डिपार्टमेंट में लग जाएंगे उसे। ठीक है, हमने तो बनाने हैं एक्स टेबल, तो फिर हमें टोटल जो टाइम कारपेंट्री डिपार्टमेंट का चाहिए एक्स टेबल बनाने के लिए, वो ये चाहिए 4 आवर्स एक टेबल के, और 4 into x आवर्स एक्स टेबल्स बनाने के लिए। और कारपेंट्री डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, अभी साइड पर आ जाए, ऐसे ऐसे मूव करें। आप कहें जी 3 घंटे एक चेयर के लिए चाहिए। ठीक है, कितनी चेयर बना रहे हैं हम, y, तो हमें ये टाइम चाहिए ताकि हम चेयर बना सकें। कितनी चेयर, y। कह सकता हूं ये टोटल टाइम बन गया, ये टोटल टाइम बन गया आपका। मैं इनइक्वालिटी बना रहा हूं। अब ये जो टोटल टाइम में कितना यूज कर सकता हूं, डोंट से कि जी 240 घंटे, ना कम ना ज्यादा। भी कम क्यों नहीं यूज कर सकता, तो आप कहें कि जी आपके पास चूंकि रिसोर्सेज हैं 240 आवर्स, अप टू 240 आवर्स, आप इससे ज्यादा टाइम नहीं यूज कर सकते। इससे कम तो कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल। खुद ब खुद पता चलेगा कि ये अगर 240 घंटे टोटल टाइम अवेलेबल है और आपको कहा जा रहा है कि आपके ये रिसोर्सेज हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे कम तो यूज कर सकते हैं ना, कोई लिमिटेशन तो नहीं है। अब दूसरा बड़ा आसान है, 2x + 1y, और ये भी रिसोर्सेज टाइम ही है, तो ये भी 100 से कम। x क्या चीज है, टेबल, चेयर, ये तो कभी नेगेटिव आंसर ही नहीं दे सकती, ये खुद ब खुद आ जाएगा। बस इसमें दो ही कंस्ट्रेंट इसमें आ रहे हैं और प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कारपेंट्री कंस्ट्रेंट है और ये पेंटिंग कंस्ट्रेंट आ गया। साथ ही लिख दिया कि जी मीनिंगफुल आंसर तो तभी बनता है अगर हम इसके नेगेटिव आंसर्स नहीं आने चाहिए। प्रॉब्लम के 3 स्टेप पूरे हो गए। कौन कौन से, डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट। ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 डिसीजन वेरिएबल होंगे तो 2 ही कंस्ट्रेंट जरूर होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। डिसीजन वेरिएबल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आपका जो कोर्स इस वक्त पढ़ रहे हो इसमें 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है ना, सोल्यूशन के लिए नहीं आएंगे, बनाने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोल रहा हूं मोस्टली आप देखेंगे कि 2 ही डिसीजन वेरिएबल होंगे। लेकिन फिक्स ना कर लें आप कि नहीं जी 2 ही होते, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो जी w x y जो मर्जी हो सकते हैं। प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, एग्जाम में कभी एग्जामिनर सिर्फ सारा प्रॉब्लम देने के बाद जाके, ऐसा भी हुआ है, ये जो लास्ट अटेम्प्ट आई है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन क्या था, मसला ये था क्वेश्चन पूरा ही दिया हुआ था, लेकिन उसमें क्वेश्चन सिर्फ एक कहा था उसने, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, 1 नंबर का था। तो आपको क्या करना है, टेबल बना ले, जब ये पता चल जाए तो फिर सिर्फ इस सेल को कंप्लीट करें। ये तो उसने पूछा ही ना ही बनाना है, तो आपको तो सिर्फ उसने ये पूछा था, हाँ फिर तो 1 नंबर का काफी है।
लेकिन पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा ना आपको, ताकि पता चले कि ये कहां पर उसने किसका डिसीजन पूछा हुआ है। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम डिजाइन हो गया। अब इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करना है। वो क्यों, रिसोर्सेज है ना आपके, चादर बनानी है, उसके कोने देखने हैं, किधर को फैलाना पाऊं किधर को नहीं फैलाना, तो आपने अपने कंस्ट्रेंट्स को नोट करना है। ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं और आपने इन कंस्ट्रेंट्स को जो है वो नोट करना है। 4x + 3y ≤ 240, ये अब आपको बनाने आते हैं, ठीक, डायरेक्शन भी आपको आती है ये, और आप नोट करें ये प्रैक्टिस में करा चुका हूं आपको ऑलरेडी। ये अपने नोट्स, अपने जो नोट्स हैं उनको देखिएगा। 60 80 पहला कंस्ट्रेंट, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। दूसरा कंस्ट्रेंट, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। और दिस वन इज द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस, कॉमन रीजन। फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस या कॉमन रीजन, इससे मुराद क्या है? अगर आप इस पूरे रीजन में से ये डिसाइड कर लें कि 20x, x का मतलब टेबल, और 40 चेयर बनाएं, तो आपके पास कारपेंट्री टाइम भी अवेलेबल होगा, आपके पास पेंटिंग डिपार्टमेंट का टाइम भी जरूर अवेलेबल होगा। ये जो आपके पास शेडेड रीजन है, जिसे हम कॉमन सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं, जिसे हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, ये वो वाला सॉल्यूशन स्पेस है जिसके अंदर से कोई भी डिसीजन आप कर दें टेबल चेयर बनाने का, आपको जरूर रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप अपनी चादर के अंदर ही हैं। आप कहेंगे चले जी ये तो हमें अपनी हद तो पता चल गई कि हमने कम से कम 60 टेबल 60 चेयर नहीं बनानी, उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है ना। आपके रिसोर्सेज इस बाउंड्री के अंदर है, बस इसके अंदर ही रहना है। अब दूसरा मसला आ गया कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव तलाश करना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो है तो रिसोर्सेज के अंदर लेकिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी दे। ये कंसर्न है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी तो ऑब्जेक्टिव है ना। अब आपने अपना ऑब्जेक्टिव तलाश करना है, तो कहां से ढूंढना है? हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफिनिट होते हैं, वो सारे वो सॉल्यूशन है जो आपके रिसोर्सेज के अंदर ही हैं। आपने कहा चले ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है कि जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करके देगा? और यही इसमें इशू आ रहा है कि कौन सा ऐसा वाकई सॉल्यूशन है जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपको अर्न करके लिए दे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक हिंट है, एक मैथमेटिक्स का एक थ्योरी सॉल्व की गई, एक थ्योरम कह दें, कोई जरूरी नहीं है उस थ्योरम को आपने समझना, उसके एंड रिजल्ट क्या है। उसके एंड रिजल्ट थे कुछ हिंट, और वो हिंट क्या था? उसने कहा था कि उस थ्योरम के रिजल्ट के मुताबिक कि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव तलाश करना चाहते हैं जो कि किसी चीज की मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन है, तो इसके लिए गाइडलाइन ये है कि आप उस फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के अंदर ना छलांग लगा दें कि जी चले जी हम ढूंढ के लाते हैं, बल्कि उस फिजिबल स्पेस की बाउंड्री पर फिरें आप और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट नोट कर लें, सॉल्यूशन वहीं कहीं है। ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर छलांग लगाने का मतलब यहां से अपना सॉल्यूशन ढूंढ के लाना, लेकिन उसने कहा वो यहां से नहीं मिलेगा, कहता बाउंड्री पर जाते जाएं, जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना बस इनमें से किसी एक पर मिल जाएगा आपको। ओके, तो फिर तो हमारे पास सिर्फ कितने कॉर्नर पॉइंट है? 4। पहला कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन, मैंने लिख लिया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला, क्या इसकी x वैल्यू 0, y वैल्यू कितनी 80। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये कैसे बना? ये इन दोनों लाइनों को कट करने से बना। हाँ, जो दो लाइनें थी, जो दो कंस्ट्रेंट थे, उनको कट करने से बना। याद है ना कॉर्नर पॉइंट कैसे है? 30 40। और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये था, इसकी x वैल्यू 50 है, y वैल्यू 0। तो आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि हमने उसके अंदर जाते अपना ऑब्जेक्टिव तलाश करते, तो वो तो अनलिमिटेड थे, इनफिनिट थे। आल्दो बाउंडेड है लेकिन इनफिनिट पॉइंट है ना उसके अंदर भी। और बाउंड्री पर फिर के देखा तो 4 ही कॉर्नर नजर आए हमें एफएस के 4 ही कॉर्नर। इस वक्त 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिट होगी। आप कहेंगे इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव इन चारों में से कोई एक है? यस, इन चारों में से ही कोई एक है। बस अब आपने डिसाइड करना किधर को पांव फैलाने हैं। आपने क्या करेंगे, आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 7x + 5y।
0 0 इसमें रख दिया, आंसर आ गया 0। किसका? ये क्या चीज है? जी क्या चीज है? प्रॉफिट। तो कहा जा रहा है कि भाई अगर आप 0 टेबल बेचोगे, 0 चेयर बेचोगे, तो रिसोर्सेज अवेलेबल है 0 0 टेबल चेयर बनाने के। हाँ, बड़े खुश हुए, और साथ ही कहा जी प्रॉफिट 0 रुपये होएगा आपको। देखिए, रिसोर्सेज तो नहीं ना वायलेट किया आपने। 0 टेबल बनाने के लिए आपके पास टाइम था, 0 टेबल 0 चेयर बनाने बिल्कुल टाइम था। प्रॉफिट कितना? 0। वो कहते हैं ना कि एक टीचर को किसी ने कहा ना कि तुम साबित करो कि अब तो खैर प्रूफ हो गया ना कि ये दुनिया जो है ना वो क्या है, ओवल शेप की है, तो दुनिया गोल है। उसने कहा फुटबॉल को देखें, वो गोल है। गेंद को देख ले, वो गोल है। जब फुल मून हो जाता है चांद, वो गोल है। तो इससे साबित हुआ दुनिया गोल है। हाँ, साइंस का स्टूडेंट है, कैसे एग्जांपल दे रहा है? तो टीचर ने कहा वेरी गुड, और उसने कहा नजर नीचे करके देखो, नंबर भी गोल है। हाँ, तो उसका नंबर ये था 0। तो टीचर ने भी ऐसे ही उसको आंसर कर दिया। तो यहां पर भी हम बड़े खुश हुए, टेबल चेयर 0 0 बनाएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ऑब्जेक्टिव भी 0, प्रॉफिट भी 0। अब दूसरा एक और है, वो कहता है जरा 0 80 बना लें, यानी कि टेबल बिल्कुल ना बनाए, 80 की 80 चेयर बना दें। टेबल तो बिल्कुल नहीं आप बन रहा, $5 एक चेयर का प्रॉफिट मिल रहा है, और 80 चेयर बनाने जा रहे हैं, $400 का प्रॉफिट होगा। रिसोर्सेज की फिक्र ना करें, ये बिल्कुल रिसोर्सेज के अंदर ही रहेंगे। ये तो ठीक है, अच्छा बेहतर है। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये वाला। कहते हैं यही 80 चेयर की बजाय 30 टेबल बनाओ, 40 चेयर बनाओ। अब क्या होगा? $410 प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे ये तो फिर उससे अच्छी ऑप्शन आ गई। एक और रहेगा कॉर्नर पॉइंट, कहते जी 50 के 50 टेबल ही बना दो, 50 के 50 टेबल ही बना दो, 350। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, मैं उसे ठीक कर लूंगा, क्योंकि 7 × 50 350, और चेयर बनानी नहीं है तो चेयर से तो कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, और ये 350। अब आपने चारों ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नोट कर लिया। अब देखें कौन सा बेहतर है। 410 सबसे ज्यादा है ना। डिसीजन हो गया कि भाई आप फैक्ट्री वाले को कह दें, इन रिसोर्सेज को देखते हुए फाइनल डिसीजन ये किया जा रहा है कि अगर आप 30 टेबल बना लेते हो, 40 चेयर बना लेते हो, तो आप इस कॉम्बिनेशन से रिसोर्सेज के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि आपका कारपेंट्री टाइम भी 240 घंटे से नहीं बढ़ेगा, पेंटिंग टाइम भी 100 घंटे से नहीं बढ़ेगा, 30 टेबल और 40 चेयर का, और इससे आपको प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा मिलेगा, जो कि $410 है। ठीक है ना। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। कभी एग्जामिनर सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछता है, कभी सिर्फ कंस्ट्रेंट पूछता है, और कभी 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जी कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करके देगा। 1 पे 0, 2 पर 400, 3 पर 410, और यहां पर मैंने ठीक लिखा हुआ 350, और डिसीजन हो गया हमारा कि 410। तो डिसीजन कर दिया हमने कि 30 टेबल बनाना हमें कंसर्न है, और 40 जो है वो चेयर्स। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको पैटर्न समझाया, क्या पैटर्न समझाया कि आप देखिए ये पूरा फुल फ्लैज एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा है, लेकिन आप अगर ये टेबल बना लेते हैं ना, ये वाला जिसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि 2 इसमें डिसीजन वेरिएबल होंगे, 3 उसमें कंस्ट्रेंट होंगे, कॉस्ट की बात की जा रही है, पर यूनिट कॉस्ट आपको मिल गई है, इसके बाद वाला काम सारा आसान है। डिसीजन वेरिएबल आ गए, वो ऊपर से पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, कंस्ट्रेंट आ गए, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। मैं करूंगा कल, लेकिन कोशिश करें। गाइडलाइन क्या है? एक छोटा सा टेबल बनाएं, कॉलम वाले पर डिसीजन वेरिएबल आने चाहिए, रो साइड पर आपके कंस्ट्रेंट आने चाहिए, और आखिरी वाले कॉलम में अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट लिख दें, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दें, ज़ाहिर है कॉस्ट है तो मिनिमाइज ही करना होगा, प्रॉफिट। बाकी सारे स्टेप एग्जैक्टली उसी तरह से ही परफॉर्म करने। ये टेबल बन गया, 1 2 3। ये देखें, चादर, फिजिबल सोल्यूशन स्पेस, फिजिबल रीजन। आप कहें ये तो आप बनवा ही नहीं रहे, तो मैंने पहले क्या बनवाए है? आप नोट तो करें, ये सारे जो फिजिबल सोल्यूशन स्पेस है ना, आप नोट करें, ये फिजिबल सोल्यूशन स्पेस मैंने आपको शुरू में एक्सरसाइज के तौर पर करवा दिए। लाइक अगर जो पहली बात करें आप, कहां से स्टार्ट हुआ था,
कॉमन सॉल्यूशन स्पेस, ये मैंने एक्सरसाइज के तौर पर आपको यही सारे करवाए थे। मैं अभी आपको थोड़ा सा इंडिकेट, ये देखें, ये वो भी वाला ना 4x 240 और 100 वाला, और देन आपको ये मैंने एक्सरसाइज में पहले ही सॉल्व करवाए थे, और ये बना था ना एफएसएस का, ये वाला, तो वो मैंने पहले करवाया हुआ है। और इवन अभी जो बात कर रहा हूं ये वाला आ गया, ये आप नोट कीजिएगा, यही वाला है। और इसका अगर आप बनाएंगे तो वही वाला बन रहा है जो कि इस वक्त मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको पहले ही इसकी सेपरेट प्रैक्टिस कराई थी, ताकि मुझे आइडिया था कि मैंने नेक्स्ट इसे यूज करना है। तो एग्जैक्टली वही वाला, सिर्फ कलर चेंज है। तो आप नोट करेंगे जितना आप थोड़ा, ये ना 10% का प्रॉब्लम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, और है सारा कुछ यही जी। ये कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम, मतलब बस प्रैक्टिस हमारी रह गई है कि जी कैसे हमने क्विकली करना है, जल्दी जल्दी हमने सॉल्यूशन स्पेस बनाना और ये वो काम करना है। तो आप इसको करेंगे, ठीक है जी। अब आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास में शिफ्ट होते हैं। आपका ना टेस्ट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा अभी। आप सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैंने डे 1 पे भी बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान सॉल्व की हुई समझने की कोशिश करता है, तो वो भी एक मिडिल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। आप पहले वो तो अटेम्प्ट करें ना, वरना मैं तो फिर आपको एक्सप्लेन कर करके समझा ही दूंगा, उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप अपने ज़हन पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप करें, जो रहेगा फिर मैं आपसे करूंगा।